नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात नीट पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों सियासी पारा चरम पर है। वजह है नीट यूजी 2026 की परीक्षा। एक तरफ कांग्रेस, एनएसयूआई और आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर छात्रों के भविष्य को राजनीति का हथियार बनाने का आरोप लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि पेपर लीक विवाद के बाद भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अब तक पद से क्यों नहीं हटाया गया, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा में गड़बड़ी की पूरी जिम्मेदारी ली है और इस बार परीक्षा कड़ी सुरक्षा में हो रही है। वहीं भाजपा की सफाई पर सवाल उठाते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पूछा कि धर्मेंद्र प्रधान ने जिम्मेदारी ली है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। पूरे देश की जनता इस्तीफा मांग रही है, लेकिन वह कुर्सी से चिपके हुए हैं। आपको बता दें कि 21 जून को फिर से नीट की परीक्षा होनी है, यानी कि रीनीट होना है। किंतु यह परीक्षा उन बच्चों की दुखद यादों के साथ होगी जिन्होंने नीट के पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पुनर्परीक्षा से छात्रों को न्याय मिलेगा या फिर विवाद और गहराएगा, और मासूम मौतों की जवाबदेही आखिर किसकी तय होगी। आखिर आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, नीट के पेपर जो हुए उसकी नैतिक जिम्मेदारी ली माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने। कांग्रेस के इतिहास में ऐसा लगता है कि किसी मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी ली हो। और उसके बाद देश का जो सर्वोच्च सुरक्षा तंत्र है वो सक्रिय है कि साहब किसी भी तरह से अनियमितता ना होने पाए। तो आप सब लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं इस बात को कि अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और दुर्घटना मत घटे। अब इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस वो नैरेटिव क्रिएट करती है जो लोगों से पहुंच से बाहर होती है, समझ की पहुंच नहीं आती उनकी बातें। देखिए, नीट का पेपर लीक सीबीएसई का ओएसएम, ये कुल मिलाकर ये केंद्र सरकार की विफलता का परिणाम है। ये पहली बार नहीं हुआ है। नीट इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हुआ है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इसकी जिम्मेदारी लिए हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस्तीफा क्यों नहीं देते जबकि पूरी देश के युवा इस्तीफा मांग रहे हैं उनसे और वो कुर्सी से चिपके हुए हैं। जबकि नीट पेपर लीक होने से कई युवा छात्रों ने अपने आप को आत्महत्या कर ली। आज भी मैं टीवी में देख रहा था, आज भी इंदौर में आत्महत्या हुई। मतलब लगातार पेपर लीक की सदमे से छात्र छात्राएं अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं और इसका जिम्मेदारी अगर धर्मेंद्र प्रधान लिए हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस विषय पर, इस गंभीर विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा देते हैं। वात्सल्य मूर्ति जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश कुमार साहू जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ कौशल स्वर्णवीर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करूंगा और सवालों की शुरुआत वात्सल्य जी आपके साथ की जाएगी। देखिए, इसकी चूंकि हम चर्चा का गंभीर विषय है, लेकिन गंभीरता के साथ इसको शुरू ना करके, एक फिल्म थी मैन इन ब्लैक जिसकी 3 फिल्में बनी हुई हैं, उसमें एक डिवाइस यूज किया जाता था। अगर किसी व्यक्ति की स्मृति को पूरी तरह मिटाना है तो न्यूरलाइजर नाम का एक डिवाइस प्रयोग किया जाता था कि आपकी स्मृति साफ हो जाएगी। क्या विधायक जी सोकर उठे, न्यूरलाइजर लगाकर वो पुराना सब भूल गए? अब तक इस मामले में नीट परीक्षा को लेकर क्या क्या हुआ है और इससे पहले क्या क्या हो रखा है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के ही कार्यकाल में क्या क्या हो रखा है? वात्सल्य जी, सवाल उठाने से पहले कम से कम कुछ तो सोच लेना चाहिए, आपको नहीं लगता? वात्सल जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है।
वात्सल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा आपकी जो कनेक्शन आपका जोड़ा जाए। उससे पहले मैं गिरीश जी के पास जाता हूं। चलिए, जब तक गिरीश जी आपसे चर्चा करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ऐसे समय में सभा करते हैं या बच्चों को ऐसे समय में कोटा बुलाया जाता है। कोटा जैसे सबसे बड़ा कोचिंग हब कहा जाता है। 3000 के आसपास बच्चों के पहुंचने का दावा किया जाता है और वहां क्या होता है, फोटो खिंचाई जाती है, रील बनाई जाती हैं और बच्चों से चर्चा की जाती है। ऐसे समय में वो चर्चा की जाती है जिस समय में बच्चे एक एक सेकंड को नहीं गंवाना चाहते। 21 जून को उनका दोबारा पेपर है। ऐसे में इसी समय को क्यों चुना गया? आपको नहीं लगता कि समय का चुनाव कुछ और पहले हो सकता था? चुनाव जो है परीक्षा रद्द होने के कुछ ही समय बाद हो सकता था। गिरीश जी। चौहान जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल। चौहान जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता जी को और वरिष्ठ पत्रकार जी को नमस्कार। देखिए चौहान जी, ये विषय जो है बहुत गंभीर है। जो पहले आपने की ना, ये भले एक पिक्चर के स्टोरी से आपने शुरुआत की, लेकिन एक बहुत गंभीर विषय है। बिल्कुल। हाँ, मतलब इस विषय में मैं 1-2 बार चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन काफी पीड़ादायक विषय है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के शासन में ये पहली बार हुई है। 12 साल के कार्यकाल में कई बार हुए हैं और पिछले 10 वर्षों की अगर आंकड़े निकाले जाए तो लगभग 89 बार जो है पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी है। ज्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। ज्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। 2-3 साल में भी आप अच्छा खासा आंकड़ा आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यही था कि जी ये जो समय था, मतलब समय के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं गिरीश जी। 2 दिन पहले, 4 दिन पहले परीक्षा के, ये क्या तरीका है? जी, समस्या यही है इस देश में। जब से बीजेपी की सरकार आई है, समस्या क्या है पता है? सवाल सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए, तो सवाल विपक्ष से नहीं। सवाल मैंने उनसे भी पूछा। आवाज आएगी तो आप सुनिएगा, सवाल पूछे जाएंगे। नहीं, बिल्कुल, और आपको जवाब भी दिया जाएगा चौहान साहब, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां देखिए, बीजेपी के कार्यकाल में आपने कहा कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2 ही साल के आंकड़े निकाल लेंगे तो शायद बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के सरकार के मंत्री को बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि सारी घटना हो चुकी है। परिस्थितियां सोशल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं कि बच्चे रो रहे हैं, उनके परिवारों के साथ क्या हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। यहां तक तो मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा है कि बच्चे इस घटना को डिजास्टर और ट्रॉमा से जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बावजूद बीजेपी की सरकार चुप बैठी हुई है। ये दुर्भाग्य है सर। इस देश का प्रधानमंत्री परीक्षा पे बात करता है लेकिन पेपर लीक पे एक शब्द नहीं बोलता। बिल्कुल। शिक्षा मंत्री को तो उसके बारे में क्या कहें हम, लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 12 साल में जितनी घटनाएं, बड़ी छोटी जितनी भी घटनाएं हुई, मजाल है प्रधानमंत्री जी अपने एक मंत्री से इस्तीफा मांग ले। नैतिक जिम्मेदारी तो हम सबकी है साहब। हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी, आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी कि बच्चों की आवाज को आप उठा रहे हो। आप अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हो, मैं विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। लेकिन सत्ता में बैठे लोग कहां हैं? कहां है शिक्षा मंत्री? कहां है प्रधानमंत्री जो बार बार परीक्षा पे बातें करते हैं और आज बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है कि बच्चों के ऊपर, बच्चों के परिवार के ऊपर हो क्या रहा है? उसके बाद बड़ा अफसोस लगता है चौहान साहब कि सवाल विपक्ष से पूछा जाता है, बीजेपी के पास इसका जवाब नहीं है। इसका बहुत सारे कारणों में से 1-2 कारण मैं बताना चाहूंगा आपको कि शिक्षा तंत्र में यहां तो सबसे पहली बात तो बीजेपी के कार्यकाल में ना पीड़िता के ऊपर कार्रवाई होती है। जिसके वजह से समस्या है, जिसके वजह से डिजास्टर आया है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। शिक्षा तंत्र में अगर उत्कृष्ट लोगों को जिम्मेदारी ना दे करके पैसे वाले और पहुंच वालों को जिम्मेदारी दोगे तो यही परिस्थितियां बनेगी। एनटीए के पहले निदेशक कौन थे? सुबोध सिंह जी। ठीक है, सुबोध सिंह जी एनटीए के पहले निदेशक थे। 2024 में जब फिर पेपर लीक हुआ तो उसको हटाया गया और कहा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चीफ सलाहकार, प्रमुख सलाहकार बनाए गए। ऐसी परिस्थिति में क्या आप नहीं गिरीश जी, इससे पहले जो आपने कहा था कि इस्तीफा नैतिक तौर पर दे देना चाहिए, तो देखिए ये सरकार में इस्तीफा होता नहीं है। बड़े नेता पहले ही कह चुके हैं।
दूसरी बात ये कि जहां आपने अधिकारियों की बात करी तो अरे सचिव और चेयरमैन को हटा तो दिया, और आप क्या चाहते हैं कि मंत्री जी इस्तीफा दे दें? सचिव और चेयरमैन को हटा दिया, उन्हें अभी आप 4 दिन बाद देखेंगे बेहतर पोस्टिंग भी उन सचिव और चेयरमैन को मिल जाएगी, तो वो कोई समस्या वाली बात नहीं है। बिल्कुल सुबोध चौहान जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार में हो क्या रहा है। लेकिन एक बात जो आपने कही गिरीश जी, वो बहुत ज्यादा सटीक है। वात्सल्य जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगा कि हर महीने लगभग आधे से लेकर 1 घंटे का प्रोग्राम जो है रेडियो के लिए या फिर यूट्यूब के लिए प्रधानमंत्री चलाते हैं, मन की बात। क्या उनकी मन की बात में 2 मिनट का मौन उन बच्चों के लिए नहीं हो सकता था? 12 से 13 बच्चे अब तक अपनी जान दे चुके हैं, और हर आत्महत्या के साथ कारण निकलकर सामने आता है कि मैं अपनी हिम्मत हार चुका हूं या चुकी हूं, और अब मैं इससे ज्यादा आगे परीक्षा नहीं दे सकता। ऐसी जनरेशन में जो अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करती है, उस जेनजी को चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो टारगेट करता है, उसी के बच्चे जब आत्महत्या करते हैं तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि नहीं हमने तो नैतिक जिम्मेदारी ले ली? वात्सल्य जी। अभिनय जी नमस्कार, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज अब आपको आ रही होगी। बिल्कुल जी, देखिए अभिनय जी, मेरी पूरी बात समझने की कोशिश करिएगा और कृपया करके अपनी बात मेरी बात के बाद रखिएगा। देखिए अभिनय जी, नीट का पेपर लीक हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण था निश्चित तौर पर। लाखों बच्चों की जिंदगियां, उनके करियर दांव पर लगे, दुर्भाग्यपूर्ण था। मगर नीट के पेपर लीक को उजागर भी हम ही ने किया अभिनय जी, हम ही ने किया। हमारे मंत्री जी ने जिम्मेदारी ली। अजय चंद्राकर जी ने आपको क्या कहा? अजय चंद्राकर जी ने कहा क्या इसके पहले हमने देखा? मंत्री जी ने जिम्मेदारी ली। हमारे पास ऑप्शन था कि पेपर लीक के बाद या तो हम भाग जाएं, हम इस्तीफा दे दें, या हम जिम्मेदारी लें और लोगों को गारंटी दे कि भाई हम काम करेंगे सिस्टम को सुधारने की। हम ही ने एंटी चीटिंग का लॉ लाया, कोई कांग्रेस ने तो नहीं लाया इतने सालों में, 70 बरस में। हम ही ने लॉ लाया, हमने बुलडोजर कार्यवाहियां भी की। डिमांड थी, महाराष्ट्र में इन लोगों के घरों को ढहाया गया है बुलडोजर से। आज जो भी जिम्मेदार थे, अभिनय जी आपने कभी सुना है कि सीबीआई या एसआईटी या ईडी का प्रोब गठित किया गया हो? आज ईडी भी पीछे लगी है इनके। कभी इतिहास में आपने सुना है क्या? आप बताइए ना। कांग्रेस के प्रवक्ता, विनय जी मैं 2 मिनट और लूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरीके से बखान कर रहे थे जैसे कांग्रेस के कार्यकाल में कभी पेपर लीक नहीं हुआ। 2004 से 14 के बीच में भी नहीं, उनका भी इतिहास हमारे पास है, उनका भी इतिहास हमारे पास है। लेकिन समस्या एक हो, वात्सल्य जी, आप अगर जवाब चाहते हैं अभिनय जी तो पूरा ले लीजिए ना, क्या समय ही बर्बाद होगा? नहीं तो आरोप लगाने से क्या मतलब है? आप जवाब दीजिए ना, आरोप लगाने से क्या हो जाएगा? मैं उन पर आरोप लगा दूंगा अभी। अभिनय जी मैंने आपसे सवाल पूछा, जवाब दीजिए। तो अभिनय जी आपका अगर सवाल यह है कि मंत्री जी कब इस्तीफा देंगे, तो इसका मैं तो जवाब नहीं दे सकता। नहीं बिल्कुल, उसका मुझे जवाब चाहिए भी नहीं, क्योंकि आपके नेता पहले कह चुके हैं, उसको लेकर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप सिर्फ इतना बताइए जी, हम क्या कर रहे हैं, आप वही सुनना चाहते हैं ना अभिनय जी? मैं तो आपको वही बता रहा हूँ। आगे इस तरीके की घटना ना हो अभिनय जी, उसके लिए एक्शन लिया जा रहा है। आज एंटी चीटिंग लॉ 1 करोड़ की पेनल्टी है। अगर कोई भी इस क्राइम में पाया जाए तो आज से पहले ऐसा होता था कि वो एक स्टैंड अलोन घटना मानी जाती थी। ठीक है, यहाँ पर पेपर लीक हो गया, मगर आज पूरे भारत में कहीं पेपर लीक होता है तो उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की संज्ञा मानी जाएगी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 1 करोड़ की पेनल्टी है और 10 साल की सजा है। उसके घर में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं अभिनय जी। हमारे पास ऑप्शन था हम इस्तीफा दे भाग जाएं, मगर हम भागने वालों में से नहीं है। कांग्रेस कृपया करके न, कितने लोगों आपके मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, और पेपर लीक 10 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुआ है। तो गिरीश जी इतने आपको हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। हम अपनी गलती मान रहे हैं, हम भाग नहीं रहे, हम शर्मिंदा हैं। 22 लाख छात्रों से हम क्षमा मांगते हैं, हम शर्मिंदा हैं, मगर हम अपना पश्चाताप भी करेंगे। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। ठीक है वात्सल्य जी, समय में ये एग्जाम कंप्यूटराइज होंगे। आपने 22 लाख छात्रों से यहां क्षमा की बात कही है। उन 18 लाख छात्रों का क्या जो ओएसएम को लेकर अपना माथा पटक कर परेशान हो गए? आपने उस पोर्टल को सुरक्षित नहीं बना पाया जहां जिस देश में आईआईटी की इतनी दंभ भरी जाती है कि हमने इतनी आईआईटीज बना दी, इनका विस्तार कर दिया। 12वीं का जो है पास आउट छात्र आपके पोर्टल को हैक कर लेता है,
वहां पर फोटोज दिखा देता है और वो ये दावा करता है कि मैं बच्चों के नंबर को अपने मनचाहे तरीके से बढ़ा सकता हूं। आपने क्या किया, आपके अधिकारी से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि पेपर तो ऑफलाइन हुआ था। पेपर अगर ऑफलाइन हुआ था तो वो हैक कैसे हो जाएगा? वाह, मतलब कितने आप जमीनी स्तर से कटे हुए, आपके अधिकारी, आपके जो भी मंत्री हैं वो कितने जमीनी स्तर से कटे हुए हैं। पेपर ऑफलाइन हुआ था, हम कैसे मान लेंगे कि हैक हो गया? देखिए अभिनव जी, आपको याद होगा 2024 में भी इसी तरीके का पेपर लीक हुआ था। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट की ही निगरानी में राधा कृष्ण कमेटी का के कुछ सुझाव आए थे कि ये सुझाव अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट कमेटी थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस कमेटी ने अपने सुझाव दिए थे। उन सुझावों को भी 2024 में ही 100% 100% इंप्लीमेंट किया गया था, 100%। और वही समय था का आप दावा जरूर कर रहे हैं, 80% के आसपास आंकड़ा आता है, 80% किए हैं। देखिए माननीय मंत्री जी का बयान है, आधिकारिक बयान है कि 100% इंप्लीमेंट किया गया है। जो भी उनके सुझाव थे उसे 100% इंप्लीमेंट किया गया है। आज हम 2026 में हैं, मगर उसके बाद भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वापस से वैसी ही घटना घटी है। देखिए दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, कहीं ना कहीं जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो कुछ ऐसे लूप होल खोज ले रहे हैं, मगर हमें उनसे अहेड होना है। ठीक है, कहेंगे ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा, वात्सल जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। उससे पहले मुझे कौशल जी का रुख करना है। कौशल जी देखिए, एक तरफ ये कहा जाता है कि एंटी सोशल एलिमेंट हैं, माफिया बना हुआ है और पूरा का पूरा सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक कंपनी जिसका नाम था ग्लोब अरेना, वो उसको तेलंगाना या फिर साउथ के राज्यों में बैन कर दिया जाता है या फिर क्या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसने अनियमितताएं उसकी कंपनी में सामने आई थी। वही कंपनी दोबारा उसी अपने फंक्शनल स्ट्रक्चर के साथ रजिस्टर करती है कोएम्प्ट एड्यूटेक के नाम से, और यही केंद्र सरकार, यही शिक्षा मंत्रालय उसको टेंडर दे देता है कि चलिए आप कर दीजिए, और उसी कंपनी ने फोन से फोटोज खींचकर उस ओएसएम प्रक्रिया में अपलोड कर दिए। तो यह विश्वास कैसे जीता जाएगा, पहली बात। और क्या अगर एक बार जो कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई, उसी का वही फंक्शन रहता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसको लेकर इस देश में क्या सब अंधे ही बैठे हैं? क्या सबने आंखों पर पट्टी ही बांध कर रखी हुई है? क्या हो रहा है ये? कौशल जी कैसे देखते हैं इसको? अभिनय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दोबारा कैसे टेंडर मिल जाता है जी। ये एक जगह नहीं होता, ये हर जगह की यही बात है। आप देखेंगे किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाला जो ठेकेदार है, यदि उसकी कंपनी किसी न किसी कारण से ब्लैक लिस्टेड हो जाती है तो वो दूसरे नाम से फर्म बना लेता है। ये सिर्फ एक एनटीए या ओएस वाले प्रणाली की सिस्टम नहीं है। आप पीडब्ल्यूडी में देख लीजिए, जल संसाधन में देख लीजिए, जितने भी डिपार्टमेंट आप देखेंगे वहां पर ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड तो किया जाता है, लेकिन वही ठेकेदार दूसरे नाम से फर्म बना लेता है और फिर से वो काम करने लग जाता है। तो फिर मतलब क्या रह जाता है यदि किसी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने का? हमें ऐसा लगता है कि इस प्रणाली को वाकई में काफी पाक साफ बनाना चाहिए, और यह होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति ब्लैक लिस्टेड, क्योंकि फर्म ब्लैक लिस्टेड होता है, व्यक्ति ब्लैक लिस्टेड नहीं होता। होना यह चाहिए कि यदि किसी फर्म का संचालक फला नाम से है, उस घर से जितने भी नाम के व्यक्ति हैं जो उस पर आश्रित हैं, उसके नाम से यदि कोई भी फर्म बनती है तो क्यों काम दिया जाएगा? क्योंकि कहीं न कहीं तो संचालन का जो प्रक्रिया है उन्हीं के माध्यम से की जाएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सिर्फ कमोबेश एक राज्य की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश में इसी तरह की स्थिति है। बहुत सारे विभागों, हमने भी कई सारे नाम देखे हैं जो ब्लैक लिस्टेड होने के बाद दूसरे नाम से फर्म संचालित करते हैं और दूसरे नाम से काम ले लेते हैं और वो अपने आप काम करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और जहां तक जो जिस चर्चा की आप बात करें, नीट परीक्षा की, पेपर लीक की, निश्चित तौर पर मात्र एक पेपर लीक नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों के भविष्य के सपनों का लीक हो जाना होता है। और सबसे बड़ी बात कौशल जी की वो बच्चे जो कल को भविष्य इस देश का होने वाले हैं, उनका भरोसा टूटना अपने आप में इसी शिक्षा व्यवस्था में, जिस शिक्षा को लोग ये समझते हैं कि अगर हमें अपने जीवन या तो लाइफस्टाइल को अच्छा करना है या अपने भविष्य को पूरे तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसी शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। उसी शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम जिससे डॉक्टर बनते हैं, ऐसे पेपर को लेकर अगर लीक होता है, बच्चों का विश्वास टूटता है, तो अपने आप में बड़ी समस्या है। चूंकि समय हमें इतनी ही चर्चा की अनुमति देता है, तो वात्सल जी बहुत शुक्रिया कहूंगा, गिरीश जी बहुत शुक्रिया, कौशल जी बहुत शुक्रिया।
बच्चों के साथ साथ लगभग कम से कम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोगों का विश्वास इस परीक्षा के माध्यम से डगमगाया है। यह देखने वाली बात होगी कि जब 21 जून को यह पेपर दोबारा होता है तो किस तरह से इस परीक्षा को सही तरीके से कराया जा पाता है। एयरफोर्स से लेकर तमाम एजेंसियों का इसमें उपयोग किया जा रहा है। एजेंसियां पहले भी थीं, उपयोग पहले भी किया गया, लेकिन पेपर लीक पहले भी हुआ था। आगे देखना होगा केंद्र सरकार क्या कर पाती है, शिक्षा मंत्रालय परीक्षा ढंग से करा पाता है या नहीं करा पाता है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।